अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सच बयानी मेरे पास कैसे पहुँची। मेरे चचा अपनी वफ़ात से पहले पैरानॉर्मल सच बयानियों पर मुश्तमिल एक रिसाले का इजरा करना चाहते थे। उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की हर जगह की पैरानॉर्मल सच कहानियाँ इकट्ठी की थी और काफ़ी मवाद भी इकट्ठा कर लिया था। फिर इससे पहले कि रिसाला रजिस्टर्ड होता और फिर शाया होता, वो वफ़ात पा गए और सब कुछ यूं ही रह गया। अब मैं उन्हीं सच बयानियों को अपने चैनल पर आपसे शेयर करूंगी और आज पहली कहानी इंडिया से है, जो कि वहाँ के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में दूसरी जगह पर आती है, उस जगह की है, और वो है शपति गांव कुलधारा। ये कहानी शहाबुद्दीन की है और उन्होंने इसे यूं बयान किया है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। मुझे हॉन्टेड प्लेसेस स्टोरीज़ बहुत पसंद हैं और मैं अपने दोस्तों से, जो कि मेरे हम ख्याल भी हैं, उनके साथ काफ़ी ऐसी जगहों पर जा भी चुका हूँ जो हॉन्टेड हैं। इस बार हम दोस्तों ने कुलधारा जाने का प्रोग्राम बनाया। घर वालों की इजाज़त से पहले हम जसलीमर अपने मामू के यहाँ पहुँचे और वहाँ रात क़याम के बाद सुबह कुलधारा रवाना हो गए, जो कि वहाँ से 18-19 किलोमीटर के फासले पर है। हम 12 बजे तक कुलधारा में थे। इस इलाके की होलनाकी की वजह से राजस्थानी सरकार ने गांव की सरहद पर एक गेट लगा दिया है और 6 बजे के बाद ये गेट बंद कर दिया जाता है। इसलिए 6 बजे से पहले वहाँ से निकलना लाजमी होता है। हम टिकट लेकर गेट से अंदर दाखिल हुए तो हमारे सामने इंतहाई वीरान और उजाड़, टूटे हुए घर और वीरान रास्ते थे। यहाँ का माहौल और हौलनाक खामोशी हम तीनों अपने दिल पर महसूस कर रहे थे। हमने फेसबुक पर अपनी पिक्स और वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए अपने मोबाइल कैमरे ऑन किए और मुख्तलिफ गलियों में घूमने लगे। रास्ते में हमें इक्का दुक्का लोग भी नज़र आए जो वहाँ घूम रहे थे। हमारे जहनों में कुलधारा की वो कहानी गर्दिश कर रही थी, जिसकी वजह से कुलधारा और आसपास के 84 गांव के हज़ारों लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए थे। इन सब गाँव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधारा के गांव की मुखिया की हसीन बेटी पर यहाँ के दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र पड़ती है और वो उसे हासिल करने के लिए बेताब हो जाता है और उसके घर ये संदेश भेजता है कि लड़की मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं कुलधारा पर हमला करके उसको तबाह व बर्बाद कर दूंगा। इस धमकी पर 84 गांव के बड़े मंदिर में जमा होते हैं और पंचायत में ये फैसला होता है कि हम अपनी इज्जत यानी लड़की को दीवान के हवाले नहीं करेंगे और यहाँ से सब कुछ ऐसे ही छोड़कर कहीं चले जाएंगे। और फिर यही हुआ। 84 गांव के हज़ारों लोग एक ही रात में न जाने कहाँ गायब हो गए, पर वो जाते हुए ये बद्दुआ दे गए कि ये गांव हमेशा ऐसे ही वीरान पड़े रहें और यहाँ दोबारा कोई बस ना पाए। और आज 200 साल बाद भी ये ऐसे ही वीरान और उजाड़ पड़े हैं। कुछ लोगों ने यहाँ आबाद होने की बाद में कोशिश तो की, लेकिन उनके साथ ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई कि या तो इनमें से कुछ मर गए और या कुछ भाग गए। उनके बाद फिर यहाँ आबाद होने की किसी ने कोशिश न की और न ही हिम्मत। अब यहाँ अक्सर रात में कुछ लोगों को एक चुड़ैल नज़र आती है और चीखों की आवाज़ें और आग भी जलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए सरकार ने यहाँ गेट लगा दिया ताकि दिन के सिवा कोई यहाँ रात में आकर अपनी जान न गंवा बैठे। यही सब सोचते हुए हम उन सुनसान गलियों से होते हुए उस मकान की तरफ आ निकले जो कि मुखिया का था और जहाँ वो लड़की रहती थी। यहाँ भी एक पुरस्कार खामोशी और सन्नाटे का राज था। हम मुख्तलिफ गलियारों से गुजरते हुए एक ऐसे कमरे की तरफ आ निकले जहाँ का दरवाज़ा न सिर्फ सलामत था बल्कि ऐसे भिड़ा हुआ था जैसे अभी यहाँ से कोई निकला हो या गया हो। हम भी तजस्सुस की वजह से उसी कमरे की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। यहाँ भी अंधेरे का राज था। हम मोबाइल की रोशनी में कमरे का जायज़ा ले ही रहे थे कि दरवाज़ा एक तेज़ चिड़चिड़ाहट की आवाज़ से बंद होने लगा। हम तीनों पलटकर भागे और दरवाजे को ज़ोर लगाकर बंद होने से रोका और बाहर की तरफ भागे। हमें ऐसे लगा जैसे कई लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं और कुछ अजीब सी आवाज़ें भी मुस्तकिल आ रही थीं। हम भगटुट भागते हुए घर से निकलकर गली में आ गए। हम तीनों बहुत डर गए थे
اور ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں ابھی تک اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگ تھے بھی تو وہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اسی لیے ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ہم ان سنسان گلیوں سے واپس ہوتے ہوئے جب مندر کی طرف پہنچے تو وہاں ہمیں لگا کہ کوئی ہے۔ ہمیں کچھ ڈھارس ہوئی اور ہم نے قریب آ کر آوازیں لگائیں کہ کوئی ہے یہاں۔ تو ہمیں اپنے پیچھے سے ایک ہولناک آواز آئی اور ہم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں ایک انتہائی لمبی عورت کھڑی تھی جس کے سر کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دو دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح روشن تھیں اور اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا اور نیچے کا لٹکا ہوا تھا، جس سے اس کے بھیانک اور لمبے لمبے دانت نظر آ رہے تھے اور چہرہ بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ ہم نے پوری قوت سے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی اور ہم بری طرح سے بھاگ رہے تھے اور وہ چڑیل بھی ہمارے پیچھے گویا ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف قسم کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور اس سے پہلے کہ وہ ہمیں اچک لیتی ہم گیٹ سے ٹکراتے ہوئے باہر گر پڑے۔ ہمارے جسموں پر گرنے سے چوٹیں آئی تھیں۔ ہم کافی دیر تک اسی طرح گمسم روڈ پر پڑے رہے۔ پھر ہمارے کانوں سے گارڈ کی آواز ٹکرائی، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ اس نے ہمیں پانی پلایا اور جب ہمارے حواس بحال ہوئے تو ہم نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا تو اس نے کہا کہ آج اتفاق سے صبح 2-4 ہی ٹورسٹ آئے تھے اور وہ بھی آدھے گھنٹے پہلے ہی یہاں سے گئے تھے، اسی لیے تمہیں تنہا دیکھ کر وہ چڑیل اور بھوتوں نے تمہیں نشانہ بنانا چاہا ہوگا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر پہنچے اور ماموں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کبھی کچھ بتایا اور نہ ہی میرے دوستوں نے کسی کو کچھ بتایا۔ پر جب بھی یہ خوفناک واقعہ یاد آتا ہے تو دل خوف سے لرزنے لگتا ہے۔